हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के लेक्चर 2 में। तो आज हम इसके अंदर करने वाले हैं टेम्परेचर। तो क्या होता है टेम्परेचर? टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। यानी टेम्परेचर में बताता है कि कौन सी भी बॉडी कितनी ज़्यादा गर्म और कितनी ज़्यादा ठंडी, ये बताता है हमें टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो टेम्परेचर मापते किससे? टेम्परेचर स्केल्स से। तो ये जानते हैं टेम्परेचर स्केल्स कितने प्रकार के होते हैं और हमें कितने पढ़ने? टेम्परेचर स्केल्स तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ना। पहला डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। तो ये तीन टेम्परेचर स्केल्स है। एक तो सेल्सियस स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल, एक केल्विन स्केल। एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो होती है केल्विन। तो ये जानते हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करें, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करें। उसके लिए दो फॉर्मूला हमारे पास। पहला फॉर्मूला, अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और उसको केल्विन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? केल्विन बराबर वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में उसे केल्विन में चेंज करना तो 273 ऐड कर देंगे। दूसरा, अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो कैसे? या एक बात यहाँ पर याद रखना कि के ऊपर डिग्री का निशान नहीं आता, केल्विन के ऊपर डिग्री का निशान नहीं आता, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के ऊपर आता। तो डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो कैसे करेंगे? उसके लिए भी फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये दो फॉर्मूले, पहला डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करें, आइए समझते हैं फॉर्मूले के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखते क्वेश्चन करते हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ। फॉर्मूले तो याद हो ही गए होंगे, अगर नहीं भी हुए हैं तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मैं फॉर्मूले फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में आ जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करो तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, ये 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है केल्विन में, यानी कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। ये टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दे रखा है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे? कभी भी डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और केल्विन में कन्वर्ट करना तो 273 ऐड करेंगे, यानी बराबर 37 प्लस 273। तो कितना आ जाएगा? 310 आ जाएगा। 7 280, 310 केल्विन आ गया, ये आ गया 210। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दे। क्वेश्चन 2, ये हमें कन्वर्ट करना, कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू कन्वर्टेड डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। जो 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा, 30 डिग्री सेल्सियस उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो कैसे करेंगे? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस यानी 30 प्लस में 32, तो 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32 आ गया 4 2 6 5 3 85 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री फ़ारेनहाइट सॉरी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, बस इसमें इससे ज़्यादा और है ही नहीं। ये दो फॉर्मूले में याद रखना है, यानी ये दो फॉर्मूले जो कि आपको याद ही रखने हैं। तो ये टेम्परेचर था। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट टेम्परेचर, वो डिस्कस करें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अबाउट टेम्परेचर, आइए उनको देखते हैं। ये मिटो देता हूँ, ऐसा यूनिट तो याद ही होगी टेम्परेचर की, केल्विन है, याद होगी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टेम्परेचर। पहला, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का कितना होता है, यानी जो पानी होता है H2O
वाटर कब बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O, यानी पानी कितने टेम्परेचर पर जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस है फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर का। एक सेल्सियस को आप कैलोरी में भी चेंज कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर भी चेंज कर सकते हो, मैंने बता दिया। सेल्सियस में आपको याद रखना। तीसरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ये कोई नॉर्मल इंसान है, जैसे कोई बुखार नहीं है, तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है एक ह्यूमन बॉडी का? यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है भाई 37 डिग्री सेल्सियस। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वरना 37.15 कुछ होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हमें याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ये चारों बात है, ये चारों बात आपको याद रखनी है। पहला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यानी नॉर्मल बॉडी ऐसी स्वस्थ है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा टेम्परेचर। अब पढ़ते हैं हम एटम के बारे में। क्लास 9th और 10th में आपने पढ़ा होगा कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, लेकिन मैंने बताया था शुरू से ही मैं फ्रॉम द स्क्रैच पढ़ाने वाला हूँ। तो ये देखते हैं एटम। इस सबको मैं रब कर देता हूँ। अब देखते हैं एटम क्या होता है। हेडिंग में मिटो देता हूँ। हेडिंग है एटम्स। एटम क्या होता है? एटम होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एलिमेंट का, जिसके बीच में और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देख समझाता हूँ मैं। पहले तो डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी, क्या होता है एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element, smallest particle of an element which may or may not have independent existence। यानी एटम भाई क्या होता है? देखो मैं आपकी फैमिली से रिलेट करके बताता हूँ। एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट है विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती नहीं भी। थोड़ा आइए समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें नेचर में कैसे मिलता है? H2 की फॉर्म में। नेचर के अंदर हमें H2 की फॉर्म में मिलता है, लेकिन इसका सिंबल होता है H। तो देखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताना, स्मॉलेस्ट तो ये होगा, एग्जिस्ट ही इसमें करता है, लेकिन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल चाहिए एलिमेंट का, जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, लेकिन ये क्या एक मॉलिक्यूल है। अभी आगे चलकर हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम ये फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 की फॉर्म में, लेकिन ये क्या है? एटम है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये है एटम। अब आइए बात करते हैं एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। एटम दिखता कैसे है? वैसे तो एटम को नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, जो नॉर्मल पर्सन होता है वो एक नंगी आंखों से देख ही नहीं सकता है एटम। जानते हैं एटम के अंदर के फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। ये चीज़ को मैं नोट कर देता हूँ, डेफिनेशन लिखे रहेंगे। देखो शुरू में एटम ऐसा, जैसे मैं एक एटम बनाता हूँ, ये क्या है? ये एटम, इसके अंदर क्या होता है? अंदर होता है इसका न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इस एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, और इस पूरे को बोलते हैं एटम। ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसके पहली शेल, ये दूसरी शेल। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो जानते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
अरे इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। इन तीनों को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम स्लैश न्यूक्लियाइड्स। ये हमें नाम याद रखना है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, यानी एटम से छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको बोला जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इनको न्यूक्लियाइड्स भी बोला जाता है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिलती है, इसलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम या न्यूक्लियाइड्स कहा जाता है। इवन की पोजीशन के बेस पे देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, इसकी पोजीशन के बेस पे इन्हें कहा जाता है इन न्यूक्लियस। यानी इनकी पोजीशन क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ मिलते हैं? इन न्यूक्लियस, तो इनको बोला जाता है इन न्यूक्लियस। यानी इनकी पोजीशन का है बेसिकली, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? इन न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कहा जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यानी इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस से बाहर वाले पार्ट को, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो याद रखनी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम या न्यूक्लियड्स बोलते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को उनकी पोजीशन के बेस पे कहा जाता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए कहा दिया जाता है इन न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में पाए जाते हैं। ये पढ़ते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर डेप्थ में समझते हैं क्या होती है ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमें इस पूरे को रब जो है रब करेंगे। आइए समझते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर SI यूनिट, यहाँ पर है CGS यूनिट। और बचपन में जरूर या पिछली क्लास से जरूर पढ़ा होगा कि एक SI यूनिट होते हैं, एक CGS यूनिट होते हैं। SI यूनिट तो मतलब हर जगह इस्तेमाल होती है, इंटरनेशनल यूनिट है, CGS यूनिट होती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो मास की SI यूनिट होती है kg, और CGS ग्राम। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, CGS की भी सेकंड। लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, CGS होती है सेंटीमीटर। अब एक इम्पोर्टेंट बात, चार्ज, यही है हमें सीखना। चार्ज के ऊपर मैंने डबल स्टार बना दिया, देख सकते हो। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कूलम को C से लिखते हैं कूलम, और CGS यूनिट होती है स्टैट कूलम। CGS यूनिट होती है स्टैट कूलम या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो जो चार्ज की SI यूनिट होती है वो थी कूलम, और CGS यूनिट होती है वो थी स्टैट कूलम। अब पढ़ेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। चार्ज का होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसको मैं रब करता हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं मास। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन भाई E से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। देखो नेगेटिव को इस तरह से लिखते हैं, माइनस का निशान लगा के V, ये होता है नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो मास। तो इससे पहले बात करें मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का। मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.107 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये होता है मास इलेक्ट्रॉन का 9.107 इंटू 10 की पावर -31 kg। और CGS में लिखना हो तो 9.107 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये मैं याद रखना। दूसरा, चार्ज इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, -1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये जो ये वाली क्वांटिटी है ना, ये वाली क्वांटिटी
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको बोला जाता है 1 यूनिट का चार्ज, 1 यूनिट ऑफ चार्ज। इसे बोला जाता है 1 यूनिट का चार्ज, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम को नाम दिया गया है कि 1 यूनिट का चार्ज है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से। तो यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे वो माइनस ई है। ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड है कि ई की जो वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होगी। ये सारी बातें याद रखनी है। 1 यूनिट का चार्ज बोला जाता है। ये कोई कहे कि सीजीएस यूनिट, अगर हमें कूलम को स्टैट कूलम में बदलना हो तो उसकी भी एक यूनिट होती है। जैसे एक कूलम के अंदर 9 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम होते हैं। एक कूलम के अंदर 9 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ पर आप रखोगे 9 इंटू 10 की पावर 9, तो आपको सीजीएस यूनिट में भी जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का वो निकल कर आ जाएगा। तो हम बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन 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 पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन भाई, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। मास कितना होता है प्रोटॉन पे? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये था मास प्रोटॉन का। सीजीएस में लिखते 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 kg। तो मास होता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। इसी को सीजीएस में लिखो तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 kg। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे? चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे? प्लस ई। प्लस ई से ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और उतना ही चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली। इसकी वैल्यू कितनी होगी? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अभी एक बात और बता दो, देखो जो ये वाली वैल्यू है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ये बोलूँ या ये बोलूँ, बात तो एक, ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है। ये सॉरी यहाँ पर ग्राम होगा, ग्राम में चेंज किया है ना, ग्राम हुआ है। जो ये वाली वैल्यू ना 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, इसको बोला जाता है 1 AMU। 1 AMU। AMU क्या है? वैसे तो मैं बता दूं इसको मोल कंसेप्ट के अंदर इतनी डिटेल में बताऊंगा ना कि आप भी सोच रहे हो भाई आज तक ऐसे नहीं बताया वो। A1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 यूनिट का मास, इसका जो मास है वो 1 यूनिट का। जिस तरह चार्ज को आपको बोल दिया था ना कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम को कहा गया 1 यूनिट का चार्ज, इस तरह मास जो है प्रोटॉन का उसको कहा गया कि 1 यूनिट का मास है। तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 U। इस पे मास की तरह 1 U। इस U को बोलते हैं यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास दोनों बराबर ही है, 1 AMU बोलूँ या यूनिफाइड मास बोलूँ, ये थोड़ी मोल कंसेप्ट की तरफ जा रही है बातें, लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि 1 यूनिट का मास होता है प्रोटॉन पे। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। आखिरकार न्यूट्रॉन पे कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है? बात करें न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन को N से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? N से लिखा जाता है न्यूट्रॉन को। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे, ये न्यूट्रल होता है। ये मेरे आप से साफ कर लेता हूँ। ये मास कितना होता है न्यूट्रॉन पे? मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास न्यूट्रॉन पे उतना ही होता है जितना प्रोटॉन पे था। कितना था प्रोटॉन पे? प्लस 1 U या 1 AMU। 1 U या 1 AMU की वैल्यू क्या थी? याद करनी है वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये ऐसे ही हिल रहा है। ये होती है मास ऑफ न्यूट्रॉन। चार्ज कितना होता है न्यूट्रॉन पे? चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज 0 होता है। चार्ज जो न्यूट्रॉन पे 0 होता है। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। फिर एक टर्म आती है स्पेसिफिक चार्ज।
तो आइए उसको समझते हैं। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कैसे करें, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, क्या है स्पेसिफिक चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या है ये समझते। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज का मास के साथ रेशियो। देखो मैं बताता हूँ, यानी कोई भी पार्टिकल उसका स्पेसिफिक चार्ज निकालें, स्पेसिफिक चार्ज निकालें, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल। देखो हमें स्पेसिफिक चार्ज निकालना है किसी भी पार्टिकल का, तो क्या होगा? चार्ज ऑफ पार्टिकल अपॉन में मास ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल अपॉन में मास ऑफ पार्टिकल से हम जो है स्पेसिफिक चार्ज किसी भी पार्टिकल का कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर लिखना होगा चार्ज ऑफ पार्टिकल, नीचे मास ऑफ पार्टिकल। ये भाई स्पेसिफिक चार्ज निकालने का फॉर्मूला। अब आपका होमवर्क फाइंड स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आपको जो स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, ये स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करने है। और आंसर इन कमेंट, और आंसर करना कमेंट में। स्पेसिफिक चार्ज फाइंड करो इलेक्ट्रॉन का भी, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का भी, और आंसर करो कमेंट। फिर देखते हैं ये। हाँ, अब एक इम्पोर्टेंट बात हो रहा है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर। आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, चलो सबसे पहले आप सब ये रेशियो कैलकुलेट करो, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितनी वैल्यू आएगी? मास प्रोटॉन का अभी बताया था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास इलेक्ट्रॉन का 9.107 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये इससे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.67 अपॉन में 9.107 इंटू में ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? 4 बन जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी वैल्यू मैं सिंप्लीफाई करूँगा, सॉल्व करूँगा, तो 1837 कुछ आती है। हाँ 1837 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक देख दोस्तों, अगर एग्जैक्ट निकालने जाऊंगा तो कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मास इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट थोड़ी ना, इसका ये और भी डिजिट होती है। 9.107 के आगे भी बहुत सारी डिजिट होती है, लेकिन हमें ये याद रखना है। इसको 9.1 भी याद रख सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो जो मास आता है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू आ रही है 1837। यानी यहाँ से अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन को यहाँ पर रखूँ 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हमें पता चलता है एक बड़ी अच्छी बात, इसको स्टार भी लगा दो, ये इम्पोर्टेंट बात है। यानी जो मास होता है प्रोटॉन का वो 1837 गुना ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कई बुक में यहाँ पर 1833 लिख रखा है, कई बुक में 1843 भी लिखा होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी ये भी वैल्यू सही है, ये नहीं कह रहा कि गलत है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली गई। यहाँ से हमें ये पता चलता है जो मास है प्रोटॉन का वो 1837 गुना ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का, और मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो बहुत ही ज़्यादा भारी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन की। दोस्तों तो आज का मेरा लेक्चर यही खत्म होता है। कमेंट में जरूर बताना कि आज का लेक्चर 2 जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर हो सका तो मैं उसकी शॉर्ट्स वीडियो में आपका डाउट सोल्व करके वो डाल दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, या फिर कमेंट में ही टेक्स्ट करके रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट में ही वॉइस रिकॉर्ड करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन डाउट हो ना, कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना, हाँ डाउट्स जरूर भेजना, और लेक्चर को जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।